Jai Hind students, class 11th, exercise 14.5 we are going to start today. 9th और 11th में अक्सर कंफ्यूज हो जाती हूँ. ये क्लास 11th की एक्सरसाइज 14.5. ठीक है, ये कुछ अच्छी है. लाइक अपने को कुछ मैथ्स दिख रहा है इसमें. कथनों की वैधता को प्रमाणित करना, वैलिडेटिंग स्टेटमेंट्स. तो बच्चों कैसे है ये? करीब 6 प्रकार के हैं. पहला P एंड Q, P और Q वाला कथन कब सही होता है? आपको मैंने बताया था टेबल बनाकर कि जब P भी ट्रू हो और Q भी ट्रू हो तब P एंड Q ट्रू होता है. अब बाकी के 3 केसेस में ये फॉल्स होता है. और वाला स्टेटमेंट कब ट्रू होता है? वो 3 जगह ट्रू होता है. केवल अगर दोनों ही फॉल्स हो गए तब ये फॉल्स होगा. अदरवाइज अगर इन दोनों में से एक भी ट्रू है या दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू ही रहेगा. ठीक, इसके बाद आ जाइए इफ देन. या तो ये जो है ना, इसको कैसे प्रूव करते हैं कि ये सही है कि हमको तो बोल देते हैं कुछ भी. अभी चलो थोड़ा एग्जाम्पल पे कहाँ जाए, लेकिन कुछ भी दे देते हैं हमको, हम मान लेते हैं ठीक है भैया आपने दिया है, लेकिन अब उसकी सच्चाई पता करनी है. तो क्या तरीका है? केस 1 दो तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, केस 1, पहला केस ये है कि यह मानते हुए कि P सत्य है, Q को अनिवार्यतः सत्य प्रमाणित कीजिए. आप ये मान लो कि P सही है. ठीक, तो फिर Q पक्के तौर पे सही होना ही चाहिए. ठीक, एज्यूमिंग दैट P इज ट्रू देन प्रूव दैट Q मस्ट बी ट्रू. ठीक, लिखा मैंने बाद में थोड़ा सा. इसको बच्चों कहते हैं डायरेक्ट मेथड. तो अगर आपको एक सेंटेंस दे दें, अगर आपको एक स्टेटमेंट दे दें और बोले कि वैलिडेट करो, इसकी सत्यता की जांच करो डायरेक्ट मेथड से, तो आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट मेथड ये है कि P को ट्रू करना है और फिर उस पर आधारित Q को 100% ट्रू करना है. ये दूसरा केस क्या है कि Q को असत्य मान लो तो P को भी असत्य बता दो. जैसा कि मैंने आपको सिखाया था कि स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q, इफ देन स्टेटमेंट है, तो इसका कंट्रा पॉजिटिव प्रतिधनात्मक याद आया क्या था? नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P. तो या तो आप P इम्प्लाइज Q प्रूव कर दो, यानी P सही है तो Q भी उसके ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट होके 100% सही हो रहा है. और दूसरा आप ये कर सकते हो कि नॉट Q सही कर दो तो नॉट P सही हो जाना चाहिए. तो दो में से कैसे भी. और इस मेथड को कहते हैं कंट्रा पॉजिटिव मेथड. बाय एज्यूमिंग दैट Q इज फॉल्स प्रूव दैट P मस्ट बी फॉल्स. मैंने क्या बोल दिया? नॉट Q को सही कर दो. तो नॉट Q है मतलब ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये बात सही है. अगर Q फॉल्स है तो P भी फॉल्स होगा, ये मतलब है. समझे? ये हो गया. इसके बाद इफ एंड ओनली इफ, बस उन्होंने पढ़ा के हमको इंट्रोडक्शन देके छोड़ दिया था. इसके बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो इफ देन पे ही अटके रहे. लेकिन इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि वाला कोई कथन आ जाए और उसको वैलिडेट करने को बोले तो हम कैसे करेंगे? P सत्य है तो Q सत्य है, यानी कि P इम्प्लाइज Q. ठीक, Q और ये भी एंड है, मतलब ये भी होना चाहिए और ये भी. Q सत्य है तो P सत्य है, तो Q इम्प्लाइज P. तब जाकर हम मानेंगे कि ये इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है. ऐसे ठीक है. P इम्प्लाइज Q है और Q इम्प्लाइज P है, तो P दोनों इफ एंड ओनली इफ Q हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से इफ P इज ट्रू देन Q इज ट्रू, इफ Q इज ट्रू देन P इज ट्रू. गॉट इट? इतना आया. अब इसके बाद दो तरीके और हैं, ये किसी भी स्टेटमेंट पे आ जाते हैं. ये है विरोधोक्ति द्वारा. विरोधोक्ति बाय कंट्राडिक्शन. चैप्टर 4 में हमने पढ़ा है शायद. कंट्राडिक्शन चैप्टर 4 ही था. हाँ, कंट्राडिक्शन है. इसमें क्या है? ये मान लेना कि P सत्य नहीं है, यानी कि क्या सत्य है? फिर नॉट P सत्य है. और फिर ऐसे निष्कर्ष पर पहुंच जाओ कि हमारी मान्यता गलत थी. पहले बोलो कि P गलत है, बाद में बोलो नहीं 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 हम तो गलत सोच रहे थे, P सही है. ये होता है क्या? कंट्राडिक्शन. हाँ, कंट्राडिक्शन समझ में आया आपको? एक बार और बता दूं, पहले P को बोल दो गलत है, फिर ऐसे हालात बन जाएंगे कि आपका सोचना गलत साबित हो जाएगा कि आपने गलत सोचा था, P गलत नहीं है, P सही है.
तो एज्यूम दैट P इज नॉट ट्रू मीन्स नॉट P इज ट्रू, एक ये तरीका है विरोधोक्ति द्वारा, ठीक है। और एक आखिरी तरीका है, इसको इंग्लिश में पूरा पढ़ो। एज्यूम दैट P इज नॉट ट्रू मीन्स नॉट P इज ट्रू, देन अराइव एट सम रिजल्ट विच कंट्राडिक्ट्स अवर assumption, ठीक है। लास्ट है बच्चों बाय काउंटर एग्जाम्पल, प्रत्युदाहरण द्वारा, यानी कि आपसे कह रहे हैं कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, हाँ नहीं हो सकता, ऐसे कह रहे हैं। अब आप एक उदाहरण दे रहे हो कि x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 5, तो ये बात गलत हो गई। एक प्रत्युदाहरण देकर, एक उल्टा उदाहरण देकर हम ये बात को साबित करेंगे कि आप जो कह रहे हो दैट इज नॉट ट्रू या दैट इज ट्रू, जो भी हमसे कहा जाएगा। सो नाउ कम टू द एक्सरसाइज 14.5। सिद्ध कीजिए कि कथन यदि x एक ऐसी वास्तविक संख्या है कि x क्यूब प्लस 4x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 0, इसको आप सिद्ध करोगे कितने तरीकों से? पहला प्रत्यक्ष विधि से, दूसरा विरोधोक्ति द्वारा, तीसरा प्रतिधनात्मक कथन द्वारा। अब आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। शो दैट द स्टेटमेंट P है if x is a real statement such that real number such that x cube plus 4x is equal to 0, then x is 0 is true by direct method, method of contradiction, method of contrapositive, ठीक है। रेडी हो? पहला हम ले रहे हैं डायरेक्ट मेथड, इसको बोलेंगे प्रत्यक्ष विधि, ठीक। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है बच्चों? थोड़ा रफ में लिख लें। P इम्प्लाइज Q, यही होती है, P से Q पर पहुंचना। चलिए ठीक है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम, और भी लिखना चाहें तो if P then Q, ऐसे if P then Q। चलिए P में क्या है? P है कि ये 0 है और ये Q है, ये P है ये Q, ऐसे समझ लो। तो फिर आप क्या करो, एक्स क्यूब प्लस 4x इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लो, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या इससे आप इस रिजल्ट पर पहुंच गए कि नहीं पहुंचे? पहुंच गए ना। तो ये P था, मतलब इस हमारी बात के अंदर इसको यहाँ P, इसको ऐसा करो तुम R कह दो, इसका नाम रख दो R, और मैं यहाँ पर P और Q लिख रही हूँ, ठीक है। P स्टेटमेंट में मेरे को दिया है कि एक्स क्यूब प्लस 4x इज इक्वल टू 0, और Q स्टेटमेंट है मेरा Q इज x इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया ना, P इम्प्लाइज Q हो गया, ठीक है। तो हो गया, प्रूव हो गया, यस इट इज ट्रू। सेकंड है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन विरोधाभास, कुछ ऐसा बोलते हैं, विरोधोक्ति है ना, विरोधोक्ति। जब हम थ्योरम पढ़ते हैं तो इसको विरोधाभास भी कह देते हैं। अब इसमें हम उल्टा चलेंगे। विरोधोक्ति क्या होगी, याद करो क्या था, नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, ठीक है, ये करने वाले हैं। तो यानी कि हम क्या मानने वाले हैं कि x 0 नहीं है, नॉट Q। Q क्या है, x 0 है, तो नॉट Q क्या होगा, x 0 नहीं है, तो ये 0 नहीं है। अब अगर 0 नहीं है तो कुछ तो होगा, अगर 0 नहीं है बच्चों तो कुछ तो होगा ना। तो मैंने ले लिया x इज इक्वल टू a, कुछ भी ले सकते हो, a b c d, हाँ वैल्यू रखते हैं। ये क्या होगा, a क्यूब प्लस 4a इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन टेक a कॉमन, तो यू आर लेफ्ट विद a स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या बोल रहे हो कि a 0 नहीं है, बोल रहे हो ना a 0 नहीं है। तो भैया अगर a 0 नहीं है और a और इस ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो इन दोनों में से किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा। अगर ये नहीं है तो फिर ये होगा। तो इसको रखते हैं, a स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर आ रहा है -4, तो a क्या आ रहा है, प्लस माइनस 2i, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक। जबकि आपको शुरू में क्या दिया है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक तो दी नहीं है, और आपकी आ गई काल्पनिक। तो विरोधोक्ति यही तो होती है कि पहले हम उल्टा मान लेते हैं। ना 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 ना, ये कंट्रापॉजिटिव नहीं है, ये मैंने गलत लिखा है बच्चों, विरोधोक्ति अलग चीज़ है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। हाँ, ये प्रतिधनात्मक कथन था।
चलिए, विरोधोक्ति ये नहीं है। विरोधोक्ति में क्या होता है कि हम उल्टा मान लेते हैं और फिर पहुंचते हैं इस नतीजे पर कि हमने जो बोला था वो गलत था, ये सही है। तो ये पॉसिबल नहीं। अब आप इसको हिंदी में लिख देंगे कि अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, यानी हमने जो सोचा था हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध हुई। ये लिख देंगे, हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध हुई, अतः x 0 है। हमने मान लिया था कि 0 नहीं है जबकि वो 0 है। ठीक है, अब थर्ड यहाँ कर लूँ बच्चों, क्योंकि ये पेज पलटने से सब पलट जाएगा। थर्ड है ये वाला जो मैंने गलती से वहाँ लिख दिया था। तो प्रतिधनात्मक कथन यानी कंट्रा पॉजिटिव। अब हमारे कंट्रा पॉजिटिव, तो कंट्रा पॉजिटिव में हमें क्या करना है? कंट्रा पॉजिटिव में हमें नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, ये बताना है। ठीक, तो कैसे करें? हम नॉट Q लेते हैं। नॉट Q क्या है? x इज नॉट इक्वल टू 0। देन नॉट P क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 4 0 नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये तो सही है, ये हटा दो पहले यहाँ से, नॉट Q लिख लो। नॉट Q क्या है? x इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये फिर 0 नहीं होगा, और ये क्या है? ये है नॉट P। ऐसे कर लो, नॉट Q ये है और ये 0 नहीं होगा, इसका मतलब नॉट P 0 नहीं हो रहा। तो ये भी बात सही हो गई। आपको आई बात समझ में? ये मैंने कंट्रा पॉजिटिव यानी कि प्रतिधनात्मक कथन द्वारा किया। मैंने नॉट Q लिया और मैं नॉट P पर पहुंच गई हूँ। नॉट Q से रिजल्ट मुझे नॉट P ही मिला। तो अगर x 0 नहीं है तो फिर ये भी 0 नहीं होगा, जबकि मेरा कथन P था ये 0, Q था ये 0। अगर Q 0 नहीं है तो P भी 0 नहीं है। इस तरह से ये केस सॉल्व हो गया। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। प्रति उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए कि कथन किसी भी ऐसी वास्तविक संख्याओं a और b के लिए जहां a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर का तात्पर्य है कि a इज इक्वल टू b सत्य नहीं है। शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एनी रियल नंबर्स a एंड b a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर implies that a is equal to b is not true by giving a counter example। पता है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, आपका जो स्टेटमेंट ये बना के बैठे हुए हैं ना, ये कह रहे हैं कि अगर a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर है तो फिर a इज इक्वल टू बी होगा। ये इन्होंने ले लिया है Q। ये कह रहे हैं कि अगर a स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल है तो a और b भी इक्वल होंगे। अब आप इसको सिद्ध करो कि ये गलत है, सत्य नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट ट्रू, ये बताओ। तो एग्जाम्पल क्या ले लूँ? मैं ले लूँ एग्जाम्पल 1 ले लूँ। हाँ, 1 ले लेते हैं, या 2 ले लो, कुछ भी ले लो। आप a को ले लो बच्चों 1, ठीक है, और b को ले लो -1। ठीक, तो ये कौन सा हमको कोई प्रति उदाहरण दे रहा है, तो ठीक है a और b ले लिए। ठीक, अब इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से तो a और b अलग अलग आए, या थोड़ा मैं इसको ठीक से समझाऊँ, समझाने का थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे समझ लो, ये मैंने नहीं लिया है, ऐसे हटाओ, ऐसे हटाओ। ठीक है, यहाँ से लिया 1 स्क्वायर इज इक्वल टू -1 स्क्वायर होता है, तो पक्की बात है ना, 1 इज इक्वल टू 1 ही तो होगा, इक्वल आएगा। लेकिन इस केस में क्या a और b इक्वल है? बताओ, नहीं है ना। a कितना है 1 और b कितना है -1। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो, अभी मैंने लिख लिया 4 इज इक्वल टू 4, ऐसे लिख लिया। इस 4 को लिख लिया 2 स्क्वायर, इस 4 को लिख लिया -2 स्क्वायर। अभी ठीक है, ये एग्जांपल ठीक है ना। तो इसका मतलब a कितना आया 2 और b कितना आया -2, तो ये तो इक्वल नहीं आए, है ना। अतः ये स्टेटमेंट सत्य नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है कि अगर दो नंबर्स का स्क्वायर इक्वल है तो वो नंबर्स भी इक्वल होंगे। काउंटर एग्जाम्पल में मैंने 2 दे दिए, एक तो 1 -1, एक 2 -2, हज़ारों हो सकते हैं ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। प्रतिधनात्मक विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है। P है, यदि x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर सम है
तो x भी सम है। शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बाय द मेथड ऑफ कंट्रापोजिटिव। कंट्रापोजिटिव दैट इज हमको अभी क्या बताना है, नॉट p, ये है अपना p देन q। ये अपना स्टेटमेंट क्या है, मैं इसको यहाँ लिखूँ, ये इसको r कह दो, ठीक है। हम अपना स्टेटमेंट p बना रहे हैं। p क्या है, एक्स स्क्वायर इज इवन, ठीक। और q क्या है, x इज इवन, ऐसे समझो। और x क्या है, x इंटीजर है। इंटीजर का सेट क्या होता है, z, ऐसे लिख लिया, कोई इंटीजर है। p स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर इज इवन, हिंदी वाले भी समझ लो, एक्स स्क्वायर सम संख्या है, तो x एक सम संख्या, ये p है, ये q है। किससे कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कंट्रा पॉजिटिव। हाँ, कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है बच्चों, नॉट q इम्प्लाइज नॉट p, यही है ना। तो अब हम नॉट q लेते हैं, नॉट q। q क्या है, x इज इवन, तो नॉट q क्या होगा, x इज ऑड, यही तो होगा, है ना। ये होगा x विषम है। बच्चों ध्यान से सुनना, हाँ, थोड़ी जगह कम है, मैं यहाँ कर दूंगी। p स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर इज इवन, क्यू एक्स इज इवन। अब नॉट q ले रहे हैं, नॉट q है x इज ऑड, ठीक। अब कोई भी नंबर जब ऑड होता है तो हम उसको 2n+1 मान सकते हैं, माना। अगर सम होता है तो हम 2n मानते हैं ना, सम संख्या है तो 2n, और विषम संख्या है तो 2n+1, ठीक। अब हम इसका लेते हैं स्क्वायर। किसका स्क्वायर लेते हैं, नॉट q का ले रहे हैं स्क्वायर। तो ये जो हमारा 2n+1 है ना, इसको हम स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक। देखते हैं क्या आता है, ये आ रहा है 4n² + 4n+1, यही आएगा ना। अब 4 कॉमन ले लो, n² + n+1, तो ये संख्या तो गारंटीड इवन है, सम संख्या है ये, यहाँ से यहाँ तक ये सम संख्या है। इसमें क्या जुड़ गया आके, 1, तो इसने इसको क्या बना दिया, ऑड बना दिया ना। अब ये विषम बन गई, है ना। और बच्चों ये क्या था, किसी संख्या का वर्ग क्या था, हमारा p था। देखो p क्या था, x² और q है x, तो मैंने नॉट q को ले लिया 2n+1, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो p है एक तरह से, है ना। तो इसका मतलब हमारा p कैसा आ गया, ऑड, विषम, यानी कि ये कैसा आ गया, नॉट p। जबकि वो p क्या है, इवन। अब ये आया ऑड, तो p इवन है तो ऑड वाला क्या होगा, नॉट p, यानी कि आप नॉट q से चले और नॉट p पर पहुंच गए, हो गया। तो ये हो गया कंट्रा पॉजिटिव मेथड से हमने बता दिया कि ये जो है वो क्या बताना था, सत्य है, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि अगर ये है तब ये है, अगर ऑड होता तो फिर ये इवन नहीं आ सकता, ये भी ऑड ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्युदाहरण बड़े इजी होते हैं ना। प्रत्युदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य नहीं है। P है, यदि किसी त्रिभुज के कोण समान है तो त्रिभुज एक अधिक कोण त्रिभुज, आप भी जानते हैं। और दूसरा क्या है, समीकरण x² - 1 = 0 के मूल 0 और 2 के बीच स्थित नहीं है। इंग्लिश में बाय गिविंग अ काउंटर एग्जाम्पल शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू, ठीक। अब इंग्लिश के स्टेटमेंट्स पीछे लिखे हैं तो मुझे सवाल करने में हेल्प हो जाएगी। P है, if all the angles of a triangle are equal then the triangle is an obtuse angle triangle, obtuse angle triangle। दूसरा है, the equation x² - 1 = 0 does not have a root lying between 0 and 2, ठीक। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। कोई भी ट्रायंगल है, फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ मैं, हाँ। कोई भी ट्रायंगल है, इसके तीनों एंगल्स बोल रहे हैं इक्वल है, बराबर है और ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज यानी अधिक कोण है। हम जानते हैं ऐसा नहीं होता, हम जानते हैं, लेकिन अब इस चीज़ को हम सिद्ध करेंगे, किससे, काउंटर एग्जाम्पल से। तो मुझे ये बताओ, कोई भी जो अधिक कोण होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, वो कितने डिग्री का होता है, वो 90 से ग्रेटर होता है, ये पक्की बात है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे लेट द ईच angle of the triangle be
90 प्लस एक्स। ओके, माना त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 प्लस एक्स डिग्री है। ठीक, अब मुझे इसको गलत सिद्ध करना है। सम ऑफ थ्री एंगल्स निकालो, यहाँ लिख देना तीनों कोणों का योग, सम ऑफ थ्री एंगल्स 90 प्लस एक्स प्लस 90 प्लस एक्स प्लस 90 प्लस एक्स, यानी कि ये हो गया 270 प्लस 3x विच इज़ ग्रेटर देन 180। आप यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वी नो दैट द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो बस ये गलत है, काउंटर एग्जाम्पल देना था बच्चों, और कुछ भी नहीं करना हमको, सिर्फ एग्जाम्पल दे के इनको झूठा साबित करना है, दैट्स ऑल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 1 is equal to 0 does not have a root lying between 0 and 2। ये बोल रहे हैं इसका कोई भी मूल 0 और 2 के बीच में नहीं हो सकता। अरे बाबा, क्यों नहीं हो सकता? लो जी भैया, हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू 1, रखो, देखो होता है कि नहीं होता। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 की मैंने ली लेफ्ट हैंड साइड, x की जगह रख दिया 1, तो 1 माइनस 1 से आ गया 0, ये इसकी राइट हैंड साइड है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। जब सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब वो तो रूट है ना, तभी तो सेटिस्फाई कर रहा है। गॉट इट? नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, नो नॉट लास्ट, हाँ नहीं लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 5। देखें क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं? प्रत्येक दशा में अपने उत्तर के लिए वैध कारण बताइए। बच्चों, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं, मैं लिखवाऊंगी नहीं, मैं समझाऊंगी, क्योंकि बच्चों जैसे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स? इन ईच केस गिव अ वैलिड रीजन फॉर सेइंग सो। रीजन आप अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। पहला पी स्टेटमेंट है, किसी वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या वृत्त की जीवा होती है। ईच रेडियस ऑफ अ सर्कल इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है बच्चों, इसकी रेडियस इसकी जीवा होती है, कॉर्ड होती है। कॉर्ड किसको कहते हैं? कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होता है जो बाउंड्री के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, इनको जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट कॉर्ड कहलाता है ना। तो रेडियस थोड़ी कॉर्ड होती है, कहीं भी बना लो रेडियस, वो होती है जो सेंटर से ज्वाइन करती है बाउंड्री को, जबकि कॉर्ड होती है बाउंड्री के ही दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। तो असत्य है, ये नॉट ट्रू है, फॉल्स है, जो भी बोल रहे हैं वो बोल लिख देना, और रीजन भी स्वयं लिखना। क्या लिखेंगे कि जीवा के दोनों अंत बिंदु वृत्त की परिधि पर होते हैं। बोथ एंड पॉइंट्स ऑफ अ कॉर्ड लाई ऑन द circumference of the circle। ठीक है, that's why। now Q statement सेकेंड, किसी वृत्त का केंद्र वृत्त की प्रत्येक जीवा को समद्विभाजित करता है। द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स ईच कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो ये भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? कि केवल एक कॉर्ड को, या फिर वो वाली कॉर्ड्स जो सेंटर से होकर जा रही हैं, और वो कॉर्ड्स क्या कहलाती हैं? डायमीटर, व्यास कहलाती हैं। उसके अलावा अगर ऐसे कोई है, अब ये जा ही नहीं रही सेंटर से, सेंटर कहाँ से आके इसको बाइसेक्ट कर देगा भाई? तो सेंटर किसको बाइसेक्ट करेगा? केवल उन्हीं कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करेगा जो सेंटर से पास हो रही हैं, यानी कि व्यास, यानी कि डायमीटर। तो केंद्र केवल व्यास वाली जीवा, जो व्यास की जीवा होती है, उसे ही बाइसेक्ट कर सकता है और किसी जीवा को नहीं। तो ये भी हो गया बच्चों फॉल्स। ठीक है, थर्ड है, एक वृत्त जिस किसी दीर्घ वृत्त की एक विशेष स्थिति है। सर्कल इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ एन इलिप्स। ये तो है भाई, ये तो सही है। देखो ट्रू है, कैसे? इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये एक्स वाई क्या होती हैं? ये ऐसे इलिप्स होता है ना, आपको याद है, चैप्टर 11 में पढ़ा है। ये आपकी ए है, 2a है, मतलब यहाँ से यहाँ तक a है, और ये b है, ये 2b है। तो ये a है, ये b है। अगर ये a और b इक्वल हो जाए तो फिर ये चपटापन इसका दूर नहीं हो जाए, फिर ये सर्कल नहीं बन जाएगा। अगर ये a और b इक्वल हो गई तो a और b को इक्वल रख दिया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इस सर्कल की इक्वेशन आ गई। यानी कि कोई इलिप्स की जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष की लंबाइयाँ अगर बराबर हो तो वो एक सर्कल ही तो होता है, वृत्त होता है। तो ये ट्रू है। ठीक, कम टू द फोर्थ। यदि x और y ऐसे पूर्णांक हैं कि x y से बड़ा है तो माइनस एक्स माइनस वाई से छोटा होगा। सही है कि नहीं, बताओ। ट्रू है ये बिल्कुल। कैसे? एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल से सिद्ध कर दो इसको। 5 इज स्मॉलर देन 7 लेकिन -5 इज ग्रेटर देन -7। काउंटर एग्जाम्पल से लिख देना आप, है ना। If x and y are integers such that x is greater than y, then -x less than -y. Perfect. फिर क्या है? t √11 एक परिमेय संख्या है। √11 इज अ रैशनल नंबर। इट इज फॉल्स। ये तो अपरिमेय संख्या है। किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होती है। स्क्वायर रूट ऑफ एन prime number of a prime number is always irrational. Square root of a prime number is always irrational. तो ठीक है। तो बच्चों ये एक्सरसाइज थोड़ी इंटरेस्टिंग थी, है ना। इसमें कुछ हमको करने को था, एटलीस्ट मैथ्स करने को था। ठीक है, तो खुश रहिए बच्चों। मिलते हैं बहुत जल्द विविध प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।